या आप भी कंफ्यूज रहते हैं? ऑटो कमेटी, मैकॉले मिनट, चार्टर एक्ट, वुड डिस्पैच एक्ट, इन सारे एक्ट्स के बीच में हम पढ़ने जा रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन, जो यूजीसी नेट पेपर हायर एजुकेशन यूनिट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सीन है, जिसमें भूषण और विनोद बैठे रहते हैं। तभी एक नए वाले सचिव आते हैं तो विनोद उनसे पूछता है, सचिव जी खाई नहीं खाइएगा? तो बनराकस क्या कहता है, बक बुड़बक, पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे। तो यहां से आप क्या समझा देते हो, आपसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले एन एक्ट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की ओर से एक एक्ट आया, हिंदी वालों के लिए सरकार की ओर से नियम आया, विद इन मिनट्स वी एक्टेड, कुछ ही मिनटों में हमने एक्ट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले 30 से 40 मिनट में मैं आपका दोस्त क्लियर करने जा रहा हूं आपके सारे प्री इंडिपेंडेंस कमिटीज के सारे डाउट्स, जो यूजीसी नेट पेपर ऑन हायर एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 लिटरेचर एंड कॉलेज एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन, जो यूजीसी नेट पेपर हायर एजुकेशन यूनिट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आते हैं। अगर आप इस इतने सेक्शन को अच्छे से आज की वीडियो में सिर्फ 20 से 30 मिनट अच्छे से कवर करके जाते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत आसानी से क्लियर होने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पीवाईक्यूज आते हैं। मैंने 1-2 पीवाईक्यूज एज अ डेमो लेकर आया हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल्ड में पीवाईक्यूज के सेशन करवाऊंगा। टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत हाई वेटेज कैरी करता है। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट है इसका क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन, और थर्ड इंपॉर्टेंट है इसके गारंटेड मार्क्स, यानी कि जो मैंने आपको बात बताई कि हर बार इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते है। इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो क्या ये मैं आपके लिए एक बहुत शानदार सी बेहतरीन सी टेक्निक लेकर आया हूं, एक ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप इन सारे ईयर्स कमीशन एंड कमिटीज एक्ट के सारे रूल्स और ईयर्स बहुत अच्छे से एक क्रोनोलॉजिकल वे में याद कर सकते हैं। आइए 1 बाय 1 पहले मैं आपको इनके कंप्लीट ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक काम कैसे करती है, आप इसे याद कैसे कर सकते हैं और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 1830 में क्या आया हमारा, चार्टर एक्ट। 1835 मैकॉले मिनट, आफ्टर दैट 1835 मैकॉले मिनट, दोनों सेम है। 1854 वुड्स डिस्पैच एक्ट, 1854 में कौन सा आया, वुड्स डिस्पैच एक्ट। एंड देन 1882 हंटर कमीशन। कुछ और कमीशन एंड कमिटीज हैं, जैसे 1901 शिमला कॉन्फ्रेंस, 1902 रेले कमीशन, 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया, 1904 में। 1921 में क्या आया, हमारी आई केव, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये हमारा कब आया, 1921 में। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मैं इसे इसीलिए इसी वक्त क्लियर कर देता हूं। 1921 में ये फुली ऑपरेशनल हुई थी, बट इस्टेब्लिश कब हो गई थी, 1920 में ही इस्टेब्लिश हो गई। तो इस्टेब्लिश कब हुई, 1920 में, और फुली ऑपरेशनल कब हुई, 1921 में। फिर इसे 1923 में डिमोलिश कर दिया गया और फिर 1935 में से फिर से स्टार्ट किया। इसके बाद आता है हमारा 1937, यहाँ पे आता है 1929 जो हमारी होती है हार्टोग कमेटी। उसके बाद 1937 वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसके चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे और गांधी जी का आइडिया था ये। और लास्ट 1944 सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, ये आजादी के पहले का लास्ट प्लान है। इसके बाद राधा कृष्णन कमीशन वगैरह आई थी, जिसकी बात मैं अगली वीडियो में करूंगा, जिसका टाइटल होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन एंड कमिटीज ऑफ इंडिया। तो उसमें हम सारे पोस्ट आजादी के बाद वाले जो भी कमीशन एंड कमिटीज आई हैं उसको इन डेप्थ में समझेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी ट्रिक दिखा देता हूं, आपसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले एन एक्ट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार की ओर से एक एक्ट आया, हिंदी वालों के लिए सरकार की ओर से नियम आया, विद इन मिनट्स वी एक्टेड, कुछ ही मिनटों में हमने एक्ट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक अधिनियम आया, कुछ ही मिनटों में हमने एक्ट किया। क्या एक्ट किया हमने, वी डिस्पैच्ड द वुड्स, हमने लकड़ियों को डिस्पैच कर दिया। हमने क्या किया, लकड़ियों को डिस्पैच कर दिया। तभी सडनली वी सॉ अ हंटर रोमिंग, हमने एक शिकारी को घूमते हुए देखा। जब हमने जंगल से लकड़ियों को डिस्पैच कर दिया, उसी वक्त हमने एक शिकारी को घूमते हुए देखा। कहां घूमते हुए देखा, शिमला के जंगलों में। कहां पे, शिमला के जंगलों में हमने उस शिकारी को घूमते हुए देखा और सोचा यार ये यहां क्या कर रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने उसके खिलाफ रैली निकाली। कब, 1902 में। और हमारी रैली से इंपैक्टेड होके गवर्नमेंट ने एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट निकाला। 1904 में एक एक्ट निकाला। क्या कहा उसमें कि इसे गुफा में डाल दो और इसके हाथ जो है तोड़ दो। इसे गुफा में डाल दो और इसके हाथ तोड़ दो, किसके, उस शिकारी के। लेकिन तब तक आ गए हमारे गांधी जी। देखिए उस टाइम पर, इस टाइम पर कोई करे ना करे, मैं तो करता हूं। उस टाइम पर गांधी जी की बहुत इज्जत होती थी, बहुत मानते थे। वो एक वर्ड कुछ कह देते थे, पूरा देश उसको ध्यान से सुनता था और उस पर अमल करता था। तो गांधी जी आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने वर्धा से अहिंसा का संदेश दिया कि नहीं नहीं नहीं, अहिंसा नहीं करनी है, हाथ पैर नहीं तोड़ना किसी के, कोई अहिंसा नहीं करनी है। तो उन्होंने वर्धा से अहिंसा का संदेश दिया, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। फिर हमने कहा ठीक है भाई, उनकी बात है, माननी पड़ेगी। तो 1944 में हम एक प्लान लेके आए तत्काल प्रभाव से, जिसे हम सार्जेंट प्लान कहते हैं। देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले 1600 में क्या आया,
ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वीन एलिजाबेथ थी जिन्होंने अपने कुछ लोगों को ब्रिटेन से भेजा कि जाओ इस जगह पे जाओ, इस आइलैंड पे जाओ और व्यापार करो। तो यहाँ पे आए ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई। फिर लेकिन उन्होंने काफी टाइम के बाद सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो इंडियंस के लिए भी फायदेमंद हो, और वो हमारा फायदा थोड़ी देख रहे थे, उससे ज्यादा फायदा उनको था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से कुछ ही लोग आए थे, पूरा ब्रिटेन तो आ नहीं सकता था, तो उन्हें चाहिए थी अपनी फैक्ट्री की लेबर, उन्हें जरूरत थी लोगों की, और कैसे लोगों की? जो ट्रेंड हो। कैसे लोग हो? ट्रेंड हो। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रिक। अब आगे हम इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है चार्टर एक्ट। ये क्या था? ये फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन, पहली आधिकारिक मान्यता थी, जो वही मैं जो आपको बता रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को, इंडियन लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए। तो इन्होंने पहली बार, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकारा, और उनके चार्टर एक्ट के सेक्शन 43 में कहा गया कि ये 1 लाख रुपीज का ग्रांट जो है देंगे। कितने रुपीज का? 1 लाख रुपीज का, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट होगा। कितने रुपए का ग्रांट देने की बात की? 1 लाख। ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का निर्देश दिया गया। तो कुल मिलाकर क्या था? चार्टर एक्ट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1830 में। पर्पस क्या था? ये फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें भारतीय एजुकेशन व्यवस्था के लिए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने 1 लाख रुपए का ग्रांट इन्वेस्ट करने की बात की। उस टाइम पर 1 लाख रुपीज वाज इनफ, माय डियर स्टूडेंट्स। तो कोई छोटा अमाउंट नहीं था। 1 लाख रुपीज एक बहुत भारी भरकम अच्छा अमाउंट था। और इसके एक की आउटकम इसका और था कि क्या हुआ यहाँ पे? 1870 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना हुई। तो चार्टर एक्ट से 3-4 पॉइंट्स याद रखेंगे। पहला फर्स्ट ऑफिशियल रिकॉग्निशन था। इसके सेक्शन 43 में ये बात कही गई कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम लोग 1 लाख रुपीज का ग्रांट जो है इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा 1870 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई। आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। सेकंड हमारा मैकॉलेज मिनट। मैकॉलेज मिनट कब आया? 1835 में। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें 2-3 बातें वो हम देखते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला PYQ है, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, वो ये है कि जब मैकॉले मिनट आया तो उसने कौन सी लैंग्वेज को रिप्लेस किया और इंग्लिश को इंडिया के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाया, या कहें तो वो कौन सी लैंग्वेज थी जिसको रिप्लेस करके इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनी। तो बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है कि अरे यार, इंडिया के रिप्लेस किया तो संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है, देवनागरी बोली हो सकती है, कोई और हो सकती है, लेकिन नहीं। राइट आंसर क्या है कि इंग्लिश ने पर्शियन को, यानी कि फारसी भाषा को रिप्लेस करके एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की जगह ली। तो क्वेश्चन ये PYQ पूछा गया है कि किस लैंग्वेज को रिप्लेस करके इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनी? तो पर्शियन लैंग्वेज या फारसी भाषा को रिप्लेस किया था। सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? यूटिलिटेरियन अप्रोच। ये क्या था? फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस टू सर्व ब्रिटिश यूटिलिटी। इसका जो फोकस था वो ऐसे इंडियंस को ट्रेन करना था इंग्लिश स्पीकिंग में जो ब्रिटिश यूटिलिटी को सर्व कर सके, उनके लिए काम कर सके। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका जो मेन पर्पस क्या था वो यही था। थर्ड थिंग क्या था? प्रमोटेड यूजफुल लर्निंग। उपयोगी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। किसने? मैकॉले मिनट ने। किस चीज की बात की? उपयोगी शिक्षा को बढ़ावा देने की। मैकॉले का ही कहना था कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूं इंडियंस का जो बाई कलर और ब्लड तो इंडियन हो, लेकिन बाई टेस्ट, बाई मोरल्स, बाई इंटेलेक्ट जो हो ब्रिटिश हो। आई वांट टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर Indian by color and blood, but English by morals, intellect and taste, and by language also, very important। ठीक है, तो मैकॉले की ही थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? DFT। DFT मींस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जैसे मान लो ये थोड़े से अंग्रेज आए हुए थे, उसके बाद यहां पे आए हमारे कौन? कुछ इंडियन मेडिएटर्स थोड़े से, और ये हमारी पॉपुलेशन। अब इनका यूज इन्हें कैसे करना था? एज अ मेडिएटर करना था। क्यों? ये अपनी सारी बातें सिर्फ इनको बताएंगे, बाकी फिर ये बातें पूरी इन लोगों को बताएंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। इनका कंट्रोल इन बस कुछ मुट्ठी भर लोगों पर होगा, और इन्हीं के माध्यम से इन सब पर, पूरे इंडिया पर कंट्रोल किया जाएगा। इनको इतना बेस्ट तैयार किया जाएगा, लैंग्वेज, बाई ड्रेसिंग सेंस, बाई फूड, बाई लाइफस्टाइल, जिससे ये लोग इंपैक्ट होंगे, और ये कुछ तो डर से इनको फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ अपने आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर फॉलो करेंगे। और यही थ्योरी, यही DFT के शिकार आज हम इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, और पहले भी थे, आज भी हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। थोड़े दिन पहले एक फोन आया था मार्केट में, अपने लेटेस्ट वर्जन लाता रहता आईफोन। तो लोगों ने देखा आईफोन लेटेस्ट वर्जन लॉन्च कर रहा है, सब पीछे, पूरा यूथ उसी के पीछे लग गया कि नहीं ये वाला फोन लेना, ये वाला फोन लेना। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो सब यही फोन यूज करते हैं। जैसे हमारा समाज जात के धर्म पे तो बटा है, ठीक है, जात पर बटा है, धर्म पर बटा है, ओके, और कास्ट सिज्म है हमारे यहाँ, बहुत से कैटेगरीज में ऑलरेडी हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है। लेकिन एक वे और है जिसमें हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, जिसके हम बोलते हैं
आर्थिक रूप से, जिसमें सबसे पहले आते हैं सुपर रिच लोग, फिर आती है मिडिल क्लास और उसके बाद आते हैं गरीब लोग। अब ये जो रिच लोग करेंगे उसे मिडिल क्लास फॉलो करता है, और ये जो मिडिल क्लास करता है उसे गरीब लोग फॉलो करते हैं, जो पुअर कैटेगरी में आते हैं। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है इकोनॉमिकली, 3 कैटेगरीज में, सबसे पहले रिच, फिर मिडिल क्लास, फिर पुअर। तो सेम यही था। अब ये लोग जो करेंगे, अभी कोई एक्ट्रेस है, किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का बैग लेके दिख जाए तो हमारे यहाँ की जो लड़कियां फिर उसी को कॉपी करने के लिए, अरे ये वाला बैग मिल जाए यार मजा आ जाएगा। लड़के, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, कोई एक्टर है जो स्नीकर पहना हुआ दिख जाएगा, सारे लोग उसी के पीछे लग जाएंगे, यार ये वाला स्नीकर मिल जाए, ये वाला खरीदना था, तो उसी के पीछे भागने लगते हैं। सेम है, इसी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का उपयोग मैकॉले यहां करना चाहता था कि एक ऐसा ग्रुप को ट्रेन करें जिसको फिर बाकी लोग कॉपी करें, जिनके जैसा बनना चाहे, जिनकी लाइफस्टाइल देखें, अट्रैक्ट हो, और जो ना देखें उन्हें तो डरा धमकाकर उन्हें अप्लाई करवाना ही था। ऐसे में आपको याद दिला दूं, पंचायत वेब सीरीज में एक सीन है जिसमें भूषण और विनोद बैठे रहते हैं, तभी एक नए वाले सचिव आते हैं, तो विनोद उनसे पूछता है, सचिव जी खैनी खाइएगा? तो बनराकस क्या कहता है, बक बुड़बक, पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे। तो यहां से आप क्या समझेंगे, चाय पीने को भी एक कैटेगरी से जोड़ दिया गया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चाय पीते होंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी है, या जो पढ़े लिखे नहीं वही खैनी खाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बड़े बड़े ऑफिसों में जाके देखिए, उनके कोनों को देखिए, वहां पे आपको दिख जाएगा। लेकिन एक जो थ्योरी जो थोपी जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि जैसे कोई एक कैटेगरी है जो पढ़ी लिखे लोग हैं, जो थोड़े से रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को उनसे नीचे वाले कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं, और जो उनसे नीचे हैं वो उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैकॉले मिनट में 2-3 बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला लैंग्वेज शिफ्ट, पर्शियन टू इंग्लिश, यूटिलिटेरियन अप्रोच, और प्रमोटेड यूजफुल ऑफ लर्निंग, प्रमोटेड यूजफुल लर्निंग। लेकिन क्या हुआ, मैकॉले के खुद के आइडियाज से उनके अपने लोग ज्यादा खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, एक विवाद हो गया। तो जो ग्रुप है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, जिसमें पहले थे एंग्लिसिस्ट, आंग्लवादी, और दूसरे थे ओरिएंटलिस्ट, प्राच्यवादी। इन दोनों को क्या कहना था, जो एंग्लिसिस्ट थे वो मानते थे, वो सपोर्ट करते थे वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इंग्लिश मीडियम को। ये जो एंग्लिसिस्ट लोग थे, जो आंग्लवादी थे, इनका मानना था जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है और जो इंग्लिश मीडियम है सबसे बेस्ट है। लेकिन जो ओरिएंटलिस्ट थे, ये किस चीज को सपोर्ट करते थे, ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को सपोर्ट करते थे, और संस्कृत, पर्शियन और अरबिक जैसी भाषाओं का सपोर्ट करते थे। जो हमारे यहाँ की भाषाएं हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं पढ़ने के, पढ़ाने के, उसको ये लोग सपोर्ट किया करते थे। इसके की मेंबर्स कौन कौन थे, इसमें थे लॉर्ड मैकॉले और चार्ल्स ट्रेवेलियन, इसमें थे एच टी प्रिंसेप और एच विल्सन। ये कुछ इनके की मेंबर्स थे, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो 2 ग्रुप्स डिवाइड हुआ, जब द आइडियोलॉजिकल डिवाइड हुई तो इसमें 2 ग्रुप्स बना, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, आंग्लवादी, प्राच्यवादी। इनका मानना था जो अंग्रेजी व्यवस्था है वो सबसे अच्छी है, और इनका मानना था जो इंडियन ट्रेडिशनल वे है वो ठीक है। तो दोनों में ये वो था, फाइट थी। उसके बाद हम देखेंगे हमारा प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, जो मैंने बोला था आपको लेकर आऊंगा। अभी तक आपने जो पढ़ा, अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसमें देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मैकॉलेस मिनट। आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, फारसी को हटाकर अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा बनाया, बिल्कुल सही। अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को प्रशिक्षित करने को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही। उपयोगितावादी विचारों से प्रेरित थे, बिल्कुल सही। उपयोगी शिक्षा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही। तो सभी कथन सही। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना था, मैं लेके आया था कि आप देखो, इसे समझो कि कैसे आते हैं। अब मैं अगर आपको अपनी स्लाइड दिखाऊं पीछे की, तो आप देख लो। लैंग्वेज शिफ्ट किया, हाँ। यूटिलिटेरियन अप्रोच को बढ़ावा दिया, बिल्कुल करेक्ट। प्रमोटेड यूजफुल लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट। तो आप जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज, सब टू द पॉइंट है, और यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में आपके। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। अगला हमारा वुड्स डिस्पैच एक्ट 1854। वुड्स डिस्पैच एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन बने हुए पीवाईक्यूज में, इस पर भी क्वेश्चन आया कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है इंडियन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का। तो वो है वुड्स डिस्पैच एक्ट, जो कब आया था, 1854 में। इसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट की गई थी। कौन कौन सी? सबसे पहली 1857, इस एक्ट के इंपैक्ट के बाद 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश की गई। कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। मैं इसको आपको ट्रिक बताता हूं। बीएमसी मींस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन आप कैसे याद करेंगे? बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ये तीनों कब स्टैब्लिश हुई थी? एक ही टाइम पे, 1857 में इन तीनों को स्टैब्लिश किया गया था। क्यों? वुड्स डिस्पैच 1854 के इंपैक्ट के बाद। उसके अलावा क्या हुआ था? इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज पे जोर दिया था। मैकाले के विपरीत स्थानीय भाषाओं के उपयोग पर जोर दिया। इस एक्ट ने क्या कहा कि जो इंग्लिश जरूरी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश जरूरी नहीं है। मैकॉले की जो आइडियोलॉजी थी कि इंग्लिश स्पीकन पीपल ओनली, दैट वाज नॉट देयर एजेंडा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल भाषाओं पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद क्या है हम देखेंगे, वो डिस्पैच मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगी। इसके बाद आता है हमारा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आता है? 1882 में। हंटर कमीशन ने क्या किया था? इनकी मुख्य बातें थी। सबसे पहले
प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, इन्होंने निजी उद्यमों को एजुकेशन की फील्ड में बढ़ावा दिया कि स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में जो प्राइवेट सेक्टर है इसकी भी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो हमारा बढ़ सके। सेकेंड थिंग, इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर जोर दिया। महिला शिक्षा के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले बात की तो किसने की? हंटर कमीशन ने। उसके बाद थर्ड थिंग, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स दिए। इन्होंने बुनियादी ढांचाओं को, जो हमारी कॉलेजेस थे, जो हमारी स्कूल्स यूनिवर्सिटीज थी, उनकी बुनियादी ढांचाओं को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए ग्रांट्स देना स्टार्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन किया किसका? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, जिसमें सबसे पहले इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया। कब किया? 1882 में। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया। कब? 1887 में। इन दो चीजें इन्होंने की। कब? पहला 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, जो फोर्थ, इंडिया की फोर्थ मेजर यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब? 1887 में। 1882 में ये हंटर कमीशन आया हुआ था। और इसके पहले वाली यूनिवर्सिटीज थी तीन, कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1857 में। 1857 क्यों और इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री के स्टूडेंट जानते होंगे, 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 में ही 8 अप्रैल 1857 को जो 1857 की क्रांति के मूल रूप से शुरू करने वाले थे मंगल पांडे जी, उनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो ये कुछ बातें जो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, शहीदों को याद रखना चाहिए जो हमारे लिए कुछ कर गए हैं, जो जिन्होंने हमारी आजादी के लिए, आज हम आजादी से रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, उसके लिए अपने प्राण त्याग दिए। जबकि आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है, उसके लिए हमें उनको इज्जत से, सम्मान के साथ याद रखना चाहिए, उनके स्मरण करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो देखिए, होमवर्क एक मैं और आपके लिए लेकर आऊँ, इंगेज्ड आपको रखूंगा, फ्री नहीं छोड़ूंगा, पढ़ के ही जाना है। जो भी चीजें बताऊंगा उनको आप करेंगे। एक वीडियो के बाद आपको दिखेगा कि इस टॉपिक से आपको कोई डाउट नहीं है। क्या होमवर्क रहेगा आपका? बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट लर्न, व्हाट एवर आर द की फीचर्स ऑफ हंटर कमीशन, राइट योर आंसर इन द कमेंट्स। उसके बेस पर हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, क्या मुख्य बातें हैं हंटर कमीशन की, उसको आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है। मैं आपको उसे चेक कर दूंगा, उसमें कोई मिस्टेक्स होंगी तो बता दूंगा या फीडबैक वगैरह दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो हमारा अगला शिमला एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1901। ट्रिक में बताऊं तो हंटर मिला था हमें, शिकारी मिला था जंगल में। कब? 1882 में। उसके बाद कहां, किस जंगल में मिला था? वो पाया गया था शिमला के जंगलों में 1901 में। फिर हमने 1902 में उसके खिलाफ रैली निकाली, रैली कमीशन। ठीक है। तो शिमला कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें क्या थी? जो ये इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व लॉर्ड कर्जन भाई साहब ने की थी। ये फालतू में लोग नाम लगा थे, कुछ लॉर्ड और नहीं थे, अपने आप नाम के आगे लगा लिए, ग्रेड बन गए, ऐसा कुछ नहीं है, बस ठीक है। बट कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें मुख्य बातें क्या की गई थी? होलिस्टिक कवरेज की बात की गई थी, समग्र दृष्टिकोण, जिसमें इन्होंने एम किया था कि जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, सबको प्राथमिक लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सबको ठीक करना, सबको दुरुस्त करना। थर्ड इनका क्या था? इंक्रीज्ड कंट्रोल, गवर्नमेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर, बॉडीज पर जो कंट्रोल था उसको बढ़ा दिया कि इनकी देखरेख में, इनके अंडर से गाइडेंस में अब ये काम करेंगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया था इन्होंने? डीजी को सिलेक्ट किया था। डीजी, डायरेक्टर जनरल, जो यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, सेकेंडरी माध्यमिक विद्यालयों को या प्राइमरी प्राथमिक विद्यालयों को सबकी देखरेख करता था। तो इन्होंने डीजीज अपॉइंट करना शुरू किया। तो पीवाईक्यूज में पूछा जा सकता है कौन से कॉन्फ्रेंस या कौन सी कमेटी में या कौन से बैठक में जो है डीजी का प्रावधान लाया गया, डायरेक्टर जनरल का प्रावधान लाया गया। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे हम देखेंगे तो रैली कमीशन 1902 रैली कमीशन, मैंने आपको बताया था हमने रैली निकाली। कब? 1902 में। इसका क्या था? इसका मुख्य फोकस था भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के भविष्य को सुधारना और आकार देना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो फ्यूचर है उसको इंप्रूव करना और एक शेप देना, उनको एक सुधार करना, एक आकार देना। ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसे हम इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। किसको? रैली कमीशन को। ये भी पूछा जा सकता है कि किस कमीशन को हम इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं। तो रैली कमीशन को, जो 1902 में आया था, इसके कुछ की मेंबर्स थे, जैसे सबसे पहले भाई साहब थॉमस रैले, फिर सैयद हसैन बेलगामी, फिर जस्टिस गुरुदास बनर्जी और उसके बाद जस्टिस सी शंकरन नायर। ये चार लोग थे जो इसके मुख्य मेंबर्स थे। कौन से कमीशन के? रैली कमीशन के, जिसने क्या बात की? भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के भविष्य को सुधारने और आकार देने की बात की, जिसका दूसरा नाम इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है, जो 1902 में आया था। हमने रैली कब की थी? 1902 में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। जब हमने रैली निकाली तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक एक्ट लाया। कब लाया? 1904 में। इसका मुख्य फोकस क्या था? विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को मानकीकृत, आधुनिक और केंद्रित करने का उद्देश्य था। इन्होंने क्या किया? जैसे देखिए, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो एक रूल्स पे रन करती हैं, वो एक रूल पे रन करती है, उसका एक पैरामीटर होता है, कुछ बॉडीज होती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं। पर इन्होंने क्या किया? उन सबको खत्म करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक सिंडिकेट और एक सीनेट। सिंडिकेट क्या करता था? वित्तीय और प्रशासनिक मामलों को देखरेख करता था, जितने भी फाइनेंशियल और प्रशासनिक मामले थे उसकी देखरेख सिंडिकेट करता था। और सीनेट क्या करता था? शैक्षिक नीतियों का प्रबंधन करता था। वो सीनेट जो था वो
उस कॉलेज की, उस यूनिवर्सिटी की जो भी शैक्षिक नीतियां थी उनकी देखभाल करता था। तो बस इतना ही था, क्या किया था, डिवीजन ऑफ पावर्स कर दिया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, 1904 में। उम्मीद यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन कब आया, 1907 में। इसका अन्य नाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। क्यों? ये कमीशन जो था मूल रूप से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो रही खामियों को जांचने, परखने और उसको सुधार करने के लिए लाया गया था। बट इन्होंने एक और स्ट्रक्चरल चेंज किया था। वो क्या किया था कि जो 11-12 था उसको कॉलेज से रिमूव करके स्कूल लेवल पर लेकर आए थे। इन्होंने क्या किया था, इंटरमीडिएट को कॉलेज से हटाकर माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में शामिल करने की सिफारिश की थी। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, सिंडिकेट और सीनेट। यहां पे आप देखेंगे जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था 1904 जिसमें हमने सिंडिकेट और सीनेट बनाया था, उसको ये हटाकर एक एकल बॉडी लेकर आए जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। रिप्लेस्ड सिंडिकेट एंड सीनेट विद कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले केव, जिसकी हमने बात की थी कि हंटर को केव में डाल दो, कब, 1921, लेकिन वो 1920 में स्टैब्लिश हो गई थी। तो उसकी सिफारिश किसने की थी, सैडलर कमीशन ने की थी। कब, 1970 में। सैडलर कमीशन ने 1970 में ये सिफारिश की कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, कौन सी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में आगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हार्टॉग कमेटी कब आया था, 1929। हार्टॉग कमेटी इसके किसने लेड किया था, भाई फिलिप हार्टॉग अंडर लॉर्ड इरविन। फिलिप हार्टॉग द्वारा इसे लेड किया गया था। इसके जो चेयरमैन थे वो फिलिप हार्टॉग थे, लेकिन उस समय वो कौन था, तो वो थे किसके अंडर में, तो लॉर्ड इरविन के अंडर में ये लाया गया था। इसमें दो बातें थी, दो क्या, एक ही बातें मैं बताऊंगा जो सबसे जरूरी थी। उस समय एजुकेशन कुछ लोगों तक ही सीमित थी। एक बैरियर लगा था, एक दीवार थी कि इस क्लास वाले जो है उनको एजुकेशन मिलेगी, इस कैटेगरी वाले जो है इनको एजुकेशन मिलेगी और इस वाले जो है वो नहीं मिलेगी। उस समय वो लोग इकोनॉमिकली डिवाइड करते थे कि हाँ ये जो हमारे लिए काम करते हैं इनको एजुकेशन मिलेगा, ये जो हमारे लिए काम नहीं करते हैं, जो लेबर्स हैं, जो वैसे हैं, उनके एजुकेशन पे हम कोई ध्यान नहीं देंगे। तो हार्टॉग कमेटी, हार्टॉग मींस हथौड़ा, उन्होंने हथौड़ा मारकर वो दीवार तोड़ दिया। क्या किया, जन शिक्षा को बढ़ावा दिया, मास एजुकेशन को बढ़ावा दिया, एजुकेशन टू ऑल को बढ़ावा दिया। और उन्होंने क्या किया था, स्कूली शिक्षा में उच्च ड्रॉप आउट दर और ठहराव की पहचान की थी। जो स्कूल एजुकेशन उसमें लोग ड्रॉप आउट क्यों कर रहे, देखिए आप पहले के टाइम पे सोचिए, हमारे पापा लोग या उनसे भी पहले की जो जनरेशन थी वो लोग 5वीं 6वीं तक पढ़े, मुश्किल से 10वीं तक पढ़े, फिर स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। हम लोग क्या है, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसके आगे भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और सिलेक्ट होते हैं, जॉब लेते हैं। तो वैसे ही, लेकिन पहले क्या था, लोग स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते थे। आजकल क्या है, बड़े बड़े कंपनियों के फाउंडर ड्रॉप आउट लेते हैं तो उनसे इंस्पायर होकर कुछ लोग ड्रॉप आउट से लेने लगते हैं। लेकिन पहले मजबूरी, बस किसी रीजन, बस स्कूल से ही लोग ड्रॉप आउट ले लिया करते। तो इन्होंने उसकी जांच की, उसकी पहचान की और जन शिक्षा के बढ़ावा दिए। केवल कुछ लोगों के बजाय जन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की बात की। और अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, 1920 में केव को स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, 1921 में ये फुली ऑपरेशनल होकर स्टार्ट होना, काम करना शुरू कर दी। फिर 1923 में इसे फिर से डिमोलिश कर दिया फाइनेंशियल रीजंस के कारण। तो 20 में आ गई, स्टैब्लिश हो गई, 21 से वर्क करना स्टार्ट कर दिया, 23 में फिर से डिमोलिश कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया फाइनेंशियल इश्यूज के कारण। उस समय शायद गवर्नमेंट के पास फंड नहीं रहे होंगे। तो फिर से हार्टॉग कमेटी ने सिफारिश की कि रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ केव एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस ऑनर्स कोर्स, केव की पुनर्स्थापना और उन्नत ऑनर्स कोर्स को शुरू करने का प्रस्ताव दिया। किसने दिया, हार्टॉग कमेटी ने। और एक इंपॉर्टेंट बात थी, यहीं पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं, 1922 में हमारे डीयू की स्थापना हुई थी। तो ये जो ऑनर्स वाले कोर्स हैं सबसे पहले डीयू में ही स्टार्ट हुए थे। तो इन्हें क्या किया, इन्होंने सिफारिश की कि जो 1920 में स्टैब्लिश थी केव, CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसको फिर से शुरू किया जाए। क्यों, क्योंकि 1923 में, 1923 में फाइनेंशियल रीजंस के कारण उसे बंद कर दिया गया था। तो हार्टॉग कमेटी में 2-3 बातें मेन में, सबसे पहले स्कूल से जो ड्रॉप आउट दर की, ड्रॉप आउट दर उसको पहचाना, जो जन शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो दीवार थी, एक जो बैरियर था उसको तोड़ दिया, सिफारिश की कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को फिर से एस्टैब्लिश किया जाए। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। इसके चेयरमैन तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे और जो आइडिया था, जो स्कीम थी, गांधी जी का आइडिया था, उन्होंने इसे प्रपोज किया था। इसमें क्या क्या बातें की गई थी, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें बात की गई थी, जो बुनियादी शिक्षा है उस पर जोर दिया जाए। उसके अलावा किस चीज की बात की थी, शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने की बात की गई थी और मदर टंग को पुश किया गया था, प्रमोट करने की बात की गई थी कि जो मदर टंग है उसको बढ़ावा दिया जाए। उसके अलावा क्राफ्ट सेंटर करिकुलम, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम पर बात की गई कि जो हमारा एजुकेशन दिया जाए, ऐसे नहीं कि पढ़ लो, पढ़ के घूमते रहो, किसी काम की ना हो, ऐसे एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए जिसको पढ़ के कुछ फायदा हो, कहीं पे रोजगार मिले, कुछ काम कर सको, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है,
पोल्ट्री या फिर आप कह दो कि डेयरी फार्म, ये सारी चीज़ों को, जो छोटे छोटे उद्योग या आर्ट जो कलाएं होती हैं उन वाले एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई थी, किसमें, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में, जो कब आई थी 1937 में, जिसके चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे और जिसको प्रपोज किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं लास्ट, सार्जेंट प्लान 1944। सार्जेंट प्लान कब आया था हमारा 1944 में। इसमें हम देखेंगे क्या क्या बात की गई। सबसे पहले इसका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट था, इन्होंने 100% लिटरेसी का टारगेट दिया था नेक्स्ट 40 ईयर्स में, कि अगले 40 सालों में जो है हम 100% लिटरेसी रेट को इंडिया में अचीव कर लेंगे, उसके टारगेट की बात की थी। इनका क्या करना था, शैक्षिक विकास रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। इनका अल्टीमेट गोल क्या था, एम्ड टू अचीव 100% लिटरेसी इन द कंट्री विद इन 40 ईयर्स। 40 वर्षों के भीतर देश में 100% साक्षरता प्राप्त करने का इनका लक्ष्य था। इसका महत्व क्या था, यह स्वतंत्रता के ठीक पहले बनाई गई एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी और समझदारी पूर्ण योजना थी। आजादी से जस्ट पहले मैंने आपको बताया था ना, प्री इंडिपेंडेंस कमीशन की ये लास्ट कमेटी थी, या लास्ट प्लान था जो भी था, सार्जेंट प्लान 1944, जिसमें अगले 40 वर्षों में 100% लिटरेसी दर को प्राप्त करने का टारगेट रखा गया था। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मैं आपको फिर से एक बार देख लेता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। सबसे पहले 1830 चार्टर एक्ट, 1835 मैकॉले मिनट, आफ्टर दैट 1854 वुड्स डिस्पैच, 1882 हंटर कमीशन, 1901 शिमला कॉन्फ्रेंस, 1902 रैले कमीशन, 1921 केव, 1929 हार्टोग कमेटी, 1904 में हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था, 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन और 1944 में सार्जेंट प्लान। इसके अलावा सारी बातें उम्मीद है आप सबको क्लियर होगी। ये हमारा पीवाईक्यूज होमवर्क। ठीक है, एक होमवर्क और है आपके लिए। एक होमवर्क ये है जो मैं आपको एक पहले इसकी एक समरी दे देता हूं, उसके बाद फिर आपको ये होमवर्क बताता हूं। हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी फोकस क्या क्या चीजें पढ़ी, वुड्स डिस्पैच पढ़ी, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। कौन कौन सी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। कब हुई थी, 1857 में। उसके अलावा हमने रैले कमीशन पढ़ा, जिस जो मैनेजमेंट की बात करता था। सैडलर पढ़ा, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मेन टारगेट क्या था, इसका मेन टारगेट ये था कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कमियां हैं उसको दूर करना। उसके अलावा हमने प्राइमरी और मास एजुकेशन के रिलेटेड क्या क्या पढ़ा, हार्टोग कमेटी पढ़ी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पढ़ा, सार्जेंट प्लान पढ़ा, जिसमें हमने 100% लिटरेसी की बात की थी अगले 40 सालों में। सिस्टमैटिक एडिशन में हमने क्या पढ़ा, मैकॉलेज मिनट पढ़ा, जिसमें इंग्लिश मीडियम पर जोर दिया गया। हंटर कमीशन पढ़ा, जिसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस और वुमेन एजुकेशन की बात की गई। शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ा हमने, जिसमें डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा मैं आपके लिए एक होमवर्क लेकर आया हूं, फाइनल होमवर्क, जिसमें आपको इन कमीशंस, सार्जेंट प्लान, हार्टोग कमेटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर कमीशन और इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को क्रोनोलॉजी में अरेंज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं चेक करूंगा, मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। कोई भी इशू होगा तो, कोई डाउट होगा तो भी पूछ लेना, वो क्लियर कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पे जाइए, बिंदास अपने डाउट्स पूछिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस सीरीज की पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन एंड कमिटीज की वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूं, जिसे देखना मत भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।